अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आकिब जावेद का एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया है और एक थोड़ी-सी अपडेट है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, इसमें कितने-कितने पैसे मिलेंगे। अभी जो रिपोर्टेडली चीज़ें सामने आई हैं, उसके मुताबिक इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पैसे तो पिछले की निस्बत भी कम ही हैं ऑलमोस्ट। वो क्या है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, मगर आकिब जावेद ने बहुत ही आप कह सकते हैं कि जोशीले अंदाज के साथ इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि जो टीवी पे बैठ के फॉर्मर क्रिकेटर भाषण देते हैं और कहते हैं कि मैंने यानी आकिब जावेद ने पाकिस्तान क्रिकेट तबाह कर दी है, तो वो सँभाल लें। वो जो टीवी पे बैठे हैं, वो क्या करते हैं? क्या वो जाते हैं अपने-अपने शहरों में, क्लब्स में क्रिकेटर्स को हेल्प आउट करते हैं या टीवी पे बैठ के बात करते हैं? इनका टीवी पे बैठकर काम करना बनता नहीं है। इनका काम करना बनता है कि ग्राउंड में जाएँ और काम करें, क्योंकि मैं खुद जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं था, तो मैंने लाहौर कलंदर्स के साथ काम किया और मैंने लाहौर कलंदर्स को क्रिकेटर्स दिए। ये आकिब जावेद ने बोला और उन्होंने बोला कि अब जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का फ़ॉर्मूला बना हुआ है, इसके तहत किसी भी सिलेक्टर को ग्राउंड के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 2-3 चीज़ें ख़ास हैं। समा के ऊपर सवेरा पाशा साहिबा ने उनका इंटरव्यू किया है, काफ़ी डिटेल चीज़ें उसके अंदर हैं। उसके अंदर एक और ख़ास बात भी आई, पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस नहीं किया जाएगा, अब उन्होंने कहा है कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को अनाउंस भी करेंगे। अगरचे कैटेगरीज़ तो आ चुकी हुई हैं रिपोर्टेडली सामने के मतलब वैसे तो आ चुकी हैं कि ए, बी, सी, डी जो कैटेगरी बननी है, जिसमें ए, बी की कैटेगरी भी है, मगर कितने-कितने पैसे मिलने हैं वो भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स उस पर भी सामने है, बात करेंगे। मगर आकिब जावेद ने सीधा-सीधा जवाब दिया है, आप कह सकते हैं कि जो टीवी पे बैठते हैं, टीवी पे कौन-कौन बैठते हैं? सिकंदर बख्श साहब बैठते हैं, राशिद लतीफ़ जो हैं वो बात करते हैं, कामरान अकमल भी बात करते हैं, सलमान बट साहब भी बात करते हैं, बहुत से टीवी चैनल्स पे बात करते हैं। इनमें से कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो कोचिंग के साथ मुंसलिक भी हैं, वैसे ऐसा नहीं है कि कोई सब के सब बात करते हैं, इनमें से कुछ कोचिंग के साथ भी मुंसलिक हैं। बासित अली भी बात करते हैं बाय द वे, और भी हैं शोएब अख्तर वगैरह भी आप कह सकते हैं, जो टीवी के ऊपर बात कर रहे हैं और ख़ासकर वो जो समझते हैं कि आकिब जावेद ने पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद किया है। उन्होंने बोला कि कोई काम हो जाए, कोई भी काम हो जाए, तो ज़िम्मा सीधा मेरे पे आता है कि आकिब जावेद इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, तो हर चीज़ मेरे ज़िम्मे पड़ रही है। फिर उनसे सवाल भी हुआ कि सवेरा पाशा साहब ने सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है, लाइक वही जो टाइमलाइन का सवाल हुआ था कि पाकिस्तान क्रिकेट कब से बेहतर हो सकती है। यहाँ पर इंटरव्यू में उन्होंने अपनी एक लॉजिक दी। उन्होंने बोला कि मैं जिस पर उम्मीद कर रहा हूँ वो पाकिस्तान की ए टीम और पाकिस्तान के अंडर 19 के लड़के हैं कि जब ये थोड़े आगे आएँगे तो आपको पाकिस्तान क्रिकेट डिफरेंट नज़र आएगी। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि उन्होंने ऑलमोस्ट 3-4 साल का टाइम दिया कि ये क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है जिसको ठीक करना कोई इतना आसान काम नहीं होता, बट 3-4 साल के बाद आपको पाकिस्तान क्रिकेट की अच्छी शक्ल रहेगी और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो खुद आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रहें, बट जो सिस्टम वो दे के जा रहे हैं, इस सिस्टम का कैरी ऑन रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको पाकिस्तान जो है बेहतर नज़र आएगी। अच्छा, मैं इसके ऊपर ना दोस्तों अपनी कुछ चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। आप इस पे गौर करिएगा। मैंने भी आकिब जावेद के ऊपर बहुत तनकीद की है। आकिब वहाब, बाकी भी जो भी क्रिकेट बोर्ड के साथ ज़ाहिर है काम करते हैं, उन्हीं पे तनकीद होती है। बट मैं आपको एक बात ना बोलना चाहूँगा। ये बात आप कभी गौर करिएगा। ये ना कुछ चेहरे मिल जाते हैं बाज़ औक़ात जिनके ऊपर हमारा सारा गुस्सा निकल जाता है। मगर मैं चूँकि जर्नलिस्ट हूँ, मैं आपको बता दूँ, मुझे नहीं लगता कि कप्तान किसको होना चाहिए, ये फ़ैसला आकिब जावेद का है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का प्लेइंग 11 या इवन के स्क्वाड क्या होना चाहिए, वो अकेला फ़ैसला आकिब जावेद का है। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान क्रिकेट में और भी बहुत से फ़ैसले होते हैं। मैं आपको सिंपल एक चीज़ बता दूँ, ये जो हर सीरीज़ के बाद कप्तान की अनाउंसमेंट होती है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ ये आकिब जावेद का फ़ैसला नहीं हो सकता। कि आप टाइम ही ना दें कप्तान को। ये आकिब जावेद का फैसला नहीं, वो कम से कम 2 साल 3 साल इतना टाइम पीरियड देकर रखने वाले क्रिकेटर हैं, जितना मैं उनको समझता हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और भी बहुत से ऐसे फैसले हैं जो आपको लगता होगा कि ये आकिब जावेद ने किए हैं, बट वो आकिब जावेद ने नहीं किए होते। मैं आपको छोटा सा एक हिंट दे देता हूँ। जिस दिन शाहीन अफरीदी को T20 की कप्तानी से हटाया गया था, बाबर आजम को लाया गया था, वो कहा यह गया था कि सिलेक्शन कमेटी का ये फैसला है, बट सिलेक्शन कमेटी के बहुत से लोगों की बाद में मेरे से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया था कि ये फैसला उनका नहीं है। लेकिन हमें ऑन दैट डे ये बताया गया कि सबका मुत्तफिक का फैसला है। सो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप तक पहुंचती उस तरह। अभी अभी मैं छोटी सी बात करता हूँ। पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया से जीता, क्या किसी प्रेस रिलीज या किसी कोई चीज़ के ऊपर क्रेडिट आकिब जावेद को? क्या पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से जीता, कौन सा पाकिस्तान इंग्लैंड से जीता, कौन सा क्रेडिट आकिब को किया है? बट हारने का क्रेडिट उनके ऊपर जरूर जाता है। मैं कोई उनको डिफेंड नहीं कर रहा, जितनी मैंने उन पर तनकीद की शायद किसी ने की हो, बट मैं ये असल मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ
कि अकेला आकिब जावेद नहीं, और बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत सी पॉलिसीज़ हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को यहाँ पे ले, इवन कि मैं वहाब के बारे में ये बात करूंगा। अगर आपको ये लगता है, आप और हम ये कहते हैं कि वहाब रियाज को एडजस्ट करने के लिए कभी सीनियर टीम का एडवाइजर लगाया गया, कभी मेंटोर का हेड, अब सोचिए ना, वकार यूनुस, मिसबाहुल हक, सकलैन, मुश्ताक सफरा, इन जैसे क्रिकेटर्स हैं और उनके हेड अगर वहाब हो तो क्या मानी बनता है उसका? कोई मानी बनता है? आप कहेंगे वहाब से काम नहीं हुआ, तो वहाब तो लगा ही गलत गया था। वो वहाब ने तो नहीं कहा ना कि मुझे इस जगह पे लगा दें। मेरा पॉइंट ये है। सो अगर वहाब को कोई एक काम दें, वो चाहे कोई भी काम हो, उसको 2 साल का टाइम पीरियड दें, उसके बाद हम उससे पूछें। और हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ नाकाम होता है, हम उस पर तनकीद करते हैं, उसको दूसरा होता मिल जाता है, उस पर तनकीद करते हैं, तीसरा मिल जाता है। ये तरीका नहीं है। या तो वो काम का नहीं है, उसको बिल्कुल फारिग करना चाहिए, और या अगर क्रिकेट बोर्ड समझता है कि वो काम का है, तो किसी एक टाइम, एक चीज़ के ऊपर उसको 2 साल मिलने चाहिए, ताकि वो उसके ऊपर पता चल पाए ठीक होगा या नहीं होगा। अब उसने कोई 5-6 काम करनी है। मैं एक सोशल मीडिया की पेज पे एक पोस्ट देख रहा था कि वो बारिशें हुई थी जब वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते थे, तो लंबे लंबे बूढ़ पा के भी सड़कों पे आए हुए ने, वो काम भी किया है, विमेन टीम के साथ भी लगे हैं, मेंस टीम के साथ भी थे, और मेंटोर के ऊपर भी थे, एकेडमी में भी थे, अंपायर कौन से भेजने हैं उस पर भी फैसला इन्हीं के जिम्मे था। बहुत से काम इन्होंने किए, तो कोई एक काम होना चाहिए ना, कोई एक काम, या कोई काम नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा उनको काम दें या 2 साल का दें, नहीं एलिजिबल तो बिल्कुल ना दें, सीधी सी बात है। बट ये कोई तरीका का नहीं है 6-6 महीने बाद पोस्ट बदलना, ये कोई लॉजिक नहीं बनता, ये मेरा ख्याल है। सेम आकिब जावेद का मैं कहूंगा, मुझे लगता है कि उनका काम ही ये होना चाहिए कि फास्ट बॉलर्स को डेवलप कर रहे हैं, सिंपल दैट। वो सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, वो अकेडमी भी देखते हैं, वो रिहैब चीज़ों को भी देख रहे हैं। एक रिहेबिलिटेशन का मैं आपको बता दूं, पिछले 1.5-2 वर्षों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, दुनिया की जितनी भी टीमें हैं, सबसे थका सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का था। जो खिलाड़ी इंजर्ड, जितने खिलाड़ी इंजर्ड हुए मुझे बता दें दोबारा उस तरह की शेप में आपको नजर आए हों। उसमें शहीन अफरीदी भी हैं, हसन अली भी हैं, अरशद भी हैं, अरशद इकबाल, वसीम जूनियर, आमिर जमाल, एहसान उल्ला, और भी कितने ही हैं। अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है, वो डॉक्टर जावेद साहब जो आए हैं, वो थोड़ा सा अब चीज़ें बेहतर हुई हैं, बट उससे पहले तो बड़ा गर्क था। सो बहुत से अवामिल हैं ऐसे। बट मुझे किस चीज़ से कंप्लेन है? मुझे कंप्लेन ये है कि एक बंदे को या 2 बंदे को बैड बॉय बनाकर उनको सब चीज़ों का जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। उसमें वो सब चीज़ें छुप जाएंगी जो एक्चुअल में पाकिस्तान क्रिकेट की डिबैकल की वजह है। मैं खुलासा ये करना चाह रहा हूँ, ये दोनों जिम्मेदार हैं क्योंकि इनको बड़े फैसलों में ये शामिल थे, बट सिर्फ यही दोनों जिम्मेदार हैं, ये बात गलत होगी। ये मैं पहले दिन से इस चीज़ के ऊपर हूँ, और भी 1-2 चीज़ें मुझे मालूम है, मैं फिलहाल इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा, बट इशारतन मैं आपको बता देता हूँ कि बैड बॉय बाज़-औक़ात बनाया जाता है ताकि सारी बातों का रुख उधर ही हो। अब जो भी क्रिकेटर बात करता है, क्या कहता है? आकिब जावेद। जो भी करता है आकिब जावेद। आम फैन के ज़हन में भी आकिब जावेद है कि वही है या वहाब रियाज है। ये दोनों तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं चला रहे, और भी बहुत से क्रिकेटर्स और बहुत सी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, डायरेक्टर्स हैं और बाकी ओहदेदार हैं, वो भी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। खाली आकिब जावेद तो नहीं है इस चीज़ का जिम्मेदार। असल मुद्दे पे आइए, ठीक है ना, तो वो फिर आपको समझ में आएगा। अच्छा जी, A B C ये आपको कैटेगरी 5 जो थी डिफरेंट, उनका आपको पता ही था। अच्छा, इसमें हर कैटेगरी के आगे भी फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 कैटेगरीज दी हैं। मिसाल के तौर पर अगर A B है यानी टेस्ट, A मीन्स टेस्ट वाला, B मीन वनडे, AB मीन वनडे और टेस्ट वाला, ठीक है ना। फिर BC है, C T20 वाला, BC वनडे और T20 वाला। फिर खाली D है जो अपकमिंग क्रिकेटर है। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल फार्मूला है, ठीक है। यानी 2 कैटेगरी मिलके हैं, एक टेस्ट और वनडे की जिसका नाम AB है, एक वनडे और T20 की जिसका नाम BC है। सो ABC ये कैटेगरी नहीं है, यानी कोई ऐसा क्रिकेटर जो वनडे भी खेलता हो, टेस्ट भी खेलता हो, T20 भी खेलता हो, ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर जिसको कहते हैं, वो कैटेगरी नहीं दी गई है। बट जब सिलेक्शन होगी तो हो सकता है, लाइक एक क्रिकेटर है वो वनडे, टेस्ट, T20 तीनों का हिस्सा बन सकता जरूर है, मगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उसकी कोई जगह नहीं है। ये एक चीज नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पैसे पहले की निस्बत कम ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर अब जो AB कैटेगरी वाला क्रिकेटर होगा, यानी जो वनडे भी खेलता है, टेस्ट भी खेलता है, उसको पर मैच 15 लाख मिलेगा। जो सिर्फ टेस्ट खेलता है उसको भी 15 लाख मिलेगा। जो वनडे और T20 खेलता है उसको 9 लाख मिलेंगे। जो सिर्फ T20 खेलता है बट वो टेस्ट भी बुला लिया जाए, उसको 7 लाख मिलेंगे। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फर्ज किया आपको सुफियान मुकीम है, वो सिर्फ T20 खेलेगा, आपके वनडे में नहीं है, फॉर एग्जांपल वो सिर्फ T20 है। अगर आपने उसको टेस्ट में लिया तो उसको 7 लाख रुपए पे करेंगे आप, यानी आधे पे करेंगे एज कंपेयर टू फर्ज किया अबरार अहमद के। क्यों? मैच फीस क्यों? क्योंकि जी वो T20 का बॉलर है, अब जरूरत पड़ी उसको टेस्ट में ले लिया। मुझे समझ नहीं आएगी ये बात।
या तो टेस्ट की एक कैटेगरी हो कि इस टेस्ट खेल जो जितने भी टेस्ट खेलेंगे उसको ये है। सो ये शायद ओबलाइज करना चाह रहे होंगे वनडे और टेस्ट वाले लड़कों को। लेकिन अगर T20 वाला लड़का आपने आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ने उसको सिर्फ सी कैटेगरी में रखा हुआ है कि वो T20 खेलता है, मगर आपके कोच कह रहे हैं कि ये लड़का हमें टेस्ट के लिए भी चाहिए, तो फिर गलत कौन हुआ? आप तो कह रहे हैं एरर फ्री सिस्टम है। एरर फ्री कैसे हो गया? फिर आपने एक लड़के को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उस कैटेगरी में रखा, यानी ये सिर्फ T20 का प्लेयर है, लेकिन कोच और कप्तान कहता नहीं हमें टेस्ट में भी चाहिए, तो गलती किसकी है? उसका क्या कसूर है? आप उसको 7 लाख देंगे, बाकी को 15 लाख देंगे? सिंपल सवाल है मेरा आपसे, सिंपल। मिसाल के तौर पे सुफियान हकीम T20 का है, बट कल कोच कहता है नहीं यार हमें ये चाइनामैन स्पिनर चाहिए, आपने टेस्ट में भी ले लिया, लेकिन पैसे 7 लाख लेंगे, बाकी को 15, एक ही टीम में खेल रहे हैं, शायद उसकी परफॉर्मेंस बाकी से भी बेहतर हो, लेकिन पैसे 7 लाख मिलेंगे। ये क्या बात हुई? अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, अभी कोच कप्तान या सब जो भी जिम्मेदार हैं, जो भी सिलेक्शन कमेटी, वो भी तो बीच में है ना। तो फिर आप अपने उस सिस्टम को ठीक कीजिए, बजाय इसके कि वो बाद में आपको उल्टा पड़े। जो टेस्ट खेलता है वो टेस्ट के पैसे ही सबको इक्वली मिलने चाहिए, ये पहले फॉर्म सिंपल है, सिंपल। वनडे मैच खेलने वाले में जो ए बी कैटेगरी यानी वनडे और टेस्ट वाला लड़का होगा उसको 7.5 मिलेंगे, जो सिर्फ वनडे वाला ही लड़का है उसको 6.5 मिलेंगे, जो टेस्ट वाला है उसको 6.5, टेस्ट वाला अगर वनडे खेलेगा तो उसको 6.5 मिलेंगे, टेस्ट वाला अगर वनडे खेलता है। क्यों? अगर अगर वनडे वाला टेस्ट खेलता है तो उसको उतने ही पैसे मिलेंगे जितने टेस्ट वाले को मिलते हैं, बट अगर टेस्ट वाला वनडे खेलता है उसको पैसे कम मिलेंगे। मतलब क्यों? मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला फजल टेस्ट खेल रहा है, फर्ज किया वो वनडे टीम का हिस्सा नहीं, बट आपने उसको वनडे में ले लिया, तो उसको पैसे कम मिलेंगे उस प्लेयर की निस्बत जो वनडे टेस्ट दोनों कैटेगरी में है। क्या यार, मतलब क्यों? अगर टेस्ट वाला वनडे खेलेगा तो उसको पैसे उतने मिलेंगे टेस्ट मैच के जो एक टेस्ट प्लेयर को मिलते हैं, बट अगर टेस्ट प्लेयर वनडे मैच खेलता है तो उसको पैसे कम मिलेंगे उस प्लेयर की निस्बत जो वनडे खेलते हैं। बियॉन्ड माई लॉजिक, ट्रस्ट मी, बियॉन्ड माई लॉजिक। अच्छा जी, वनडे और T20 वाले लड़के को उतने ही वनडे मैच के पैसे मिलेंगे, ठीक है, टेस्ट वाले को कट मिलेंगे। तो टेस्ट वाला बुलाई जो है यानी ये थले गया, यानी टेस्ट वाले को रोका जा रहा है भाई आप वाइड बॉल की तरफ आए ही ना, एक्चुअल में जो मुझे समझ आ रही है। T20 वाला लड़का अगर वनडे में आता है तो 5 लाख मिलेगा। फर्ज किया अगर सुफियान मुकीम उस कैटेगरी में कि वो T20 ही वाली सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में अगर वो वनडे मैच खेलता है तो उसको वनडे मैच के पैसे भी कम मिलेंगे और टेस्ट मैच के पैसे भी कम मिलेंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, T20 जो लड़का ए बी कैटेगरी का है, यानी जो टेस्ट भी खेलता है वनडे भी खेलता है, वो लड़का अगर T20 में भी आ गया तो उसको 5 लाख फीस मिलेगी, जो सिर्फ टेस्ट वाला उसको 4.5 मिलेगी, जो BC है यानी वनडे और T20 वाला उसको 5 लाख मिलेगी, T20 वाले को भी 5। अब टेस्ट क्रिकेटर खेलने वाले को नए सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में वनडे मैच खेलेगा तब भी पैसे कम मिलेंगे, T20 खेलेगा तब भी पैसे कम मिलेंगे। खेल सकता है बट पैसे कम मिलेंगे क्योंकि वो कैटेगरी उसमें है जिसमें टेस्ट कहते हैं और हम टेस्ट क्रिकेट को इज्जत दे रहे हैं। मेरी समझ से नहीं आ रहा, सीरियसली स्पीकिंग मुझे नहीं सही समझ आ रहा। अच्छा जी, ट्रैक पे आते हैं अब। जो 2 टियर है यानी पे किया जाएगा मंथली, ये तो मैच फीस थी ना, अब मंथली पे आते हैं। अब ए बी कैटेगरी यानी वनडे और टेस्ट वाला लड़का जो है उसका फर्स्ट ईयर का जो होगा ट्रायल का होगा उसको मिलेंगे 48 लाख रुपए पर मंथ, बाकी टैक्स टूक्स कटेगा इसमें जो भी होगा, और जो सेकंड कैटेगरी का होगा उसको 38 लाख मिलेंगे। अब टेस्ट क्रिकेटर जो सिर्फ एक कैटेगरी खेलता है उसकी महीने की तनख्वाह होगी 40 लाख, यानी वो टेस्ट क्रिकेटर जो वनडे और टेस्ट खेलता है उसको 48 लाख मिलेंगे, जो सिर्फ टेस्ट खेलता है उसको 40 लाख मिलेंगे। और इसी कैटेगरी में सिर्फ टेस्ट खेलने वाले में जो दूसरे कैटेगरी का होगा उसको 36 मिलता है। मैं आपको सिंपल बताऊं, फर्ज किया अगर रिजवान सिर्फ टेस्ट मैच खेल रहा है तो रिजवान को मिलेंगे 40 लाख रुपए, अब्दुल्ला फजल खेलेगा तो उसको मिलेंगे 36 लाख क्योंकि वो सेकंड ईयर का होगा, आई डोंट नो बट ऐसा ही होगा। वनडे और T20 खेलने वाले लड़के की 2 कैटेगरी है, हाईएस्ट कैटेगरी में 34 लाख मिलेगा, लोएस्ट कैटेगरी में 26 लाख मिलेगा, ठीक है, यानी नया या जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी वो होगा। सी कैटेगरी यानी T20 की कैटेगरी में जो नंबर 1 पोजीशन पर होगा उसको 26 लाख मिलेगा, जो नंबर 2 पोजीशन पे होगा उसको 20 लाख मिलेगा, ठीक है। फिर डी कैटेगरी है अपकमिंग क्रिकेटर, इनके ऑल टुगेदर 10 लाख मिलेगा। डी कैटेगरी ठीक है कि चलो नए वालों को मिलेगा, मगर ये कोई वो है नहीं। अच्छा, आगे फिर चीजें रखी गई हैं कि ए बी यानी टेस्ट और वनडे के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए किसी भी क्रिकेटर को 4 फर्स्ट क्लास और 4 वनडे मैच खेलना जरूरी है डोमेस्टिक के। सिर्फ टेस्ट में आने के लिए 6 टेस्ट मैच खेलना, रेड बॉल यानी फर्स्ट क्लास मैच खेलना जरूरी है। BC यानी वनडे और T20 में आने के लिए 2 वनडे और 4 T20 मैच खेलना जरूरी है, टोटल 8। जबकि सी कैटेगरी यानी सिर्फ T20 में आने के लिए आपको नेशनल T20 के या जो भी T20 के मैचेस होते हैं
10 खेलना ज़रूरी है, और डी कैटेगरी के लिए आपको 4 वनडे और 4 फर्स्ट क्लास मैच आपको खेलना ज़रूरी है। सो ये एक पूरे का पूरा वो है जो मीडिया के ऊपर चला है। इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ऑफिशियल आना कि कौन सा क्रिकेटर किस कैटेगरी में किसको कितने पैसे मिलने, वो आना भी बाकी है, बट ये रिपोर्टेडली जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। सो दोस्तों, ये पूरा खुलासा है पाकिस्तान क्रिकेट का। मुझे इसमें इसके मुताबिक तो टेस्ट क्रिकेट को कुछ ज़्यादा इज्जत मिलती नज़र नहीं आई इसमें। तो लेट्स सी, आई होप कि ये नई पॉलिसी के बारे में मेरी प्रेडिक्शन पहले भी दे चुका हूँ, मैं अभी देता हूँ, उसको रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। ये साल से ज़्यादा नहीं चलने वाली है। इसमें क्रिकेटर्स की ठीक ठाक किस्म की चीखें निकलेंगी। और ये जो सिस्टम जो आगे भाई ने बोला ना कि टेस्ट, जो किसी सिलेक्टर को ग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है, बट मतलब व्हाट इज इट मीन, क्यों नहीं ज़रूरत? इवन के अंडर 19 के बच्चों को भी देखने के ग्राउंड जाने की जरूरत है। आप अंडर 19 का टूर्नामेंट तो करवाया नहीं, तो सिलेक्टर को जाने की जरूरत नहीं है, वो तो बात ठीक है, बट खाली कौन सी परफॉर्मेंसेज देखेंगे यहाँ पे? डोमेस्टिक, वो सिकंदर बख्श ने ना कल एक बात इशारतन की थी, वो बात बिल्कुल ठीक है कि डोमेस्टिक क्रिकेट या डोमेस्टिक के जो मैचेज चल रहे हैं तो उसमें एम्पायरिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत इश्यूज होते हैं, कई फैसले होते हैं। अंपायर में एलिगेशन नहीं लगा रहा, बट एक जेनेरिक परसेप्शन है जो हमें भी पता है। अब मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं दे नहीं सकता हूँ, बट ये ज़रूर है कि कई अंपायर फेवर कर रहे होते हैं कई सीनियर क्रिकेटर्स को जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो बड़े वहाँ पे 19-20 मामला हो जाते हैं। ये सिकंदर बख्श साहब ने कहा, और मैंने भी कई बार ये ऑब्जर्व किया और कई बार ये कंप्लेंट सुन रखी हैं अपने कानों से। मतलब अब मेरे पास प्रूफ नहीं है, सीधी सी बात है, बट जो सिकंदर बख्श साहब ने कहा वो भी, और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन भी है कि पिछले 10-15 सालों के अंदर ऐसे कई मरतबा हुआ है कि सीनियर क्रिकेटर्स के ऊपर फील्ड अंपायर थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाता है डिसीजन देते वक्त, एलबी और बाकी मामला। सो ये चीज़ें हैं। अब वो स्कोर कम, किसी का 90 है, उसके बीच में कोई बहुत सीनियर क्रिकेटर खड़ा हुआ, एलबी की अपील हुई तो अंपायर ने बड़ी सोच समझ के जवाब देना है उसको, उस अपील की बहुत लंब हुआ तो शायद आउट है। बहुत से और मामला भी हैं। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के स्रोत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।